मीनिंग ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसका मतलब क्या है एक्चुअली में? तो मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन समझाता हूं। जैसे आप ये सिंपल से एग्जांपल लो स्टूडेंट्स, तो आप देखो यहां पर ये लेडी जो है वो शॉपिंग करने गई है। लड़कियों को ऐसे भी शॉपिंग बहुत पसंद होती है। अब यहां पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का आप एग्जांपल देख सकते हो। जैसे आप देखो, इस लेडी की आंखों ने देखा इस ऑब्जेक्ट को जो शेल्फ पे रखा हुआ है, ठीक है? तो लेडी की आंखों ने इस ऑब्जेक्ट को देखा। ये सिग्नल आंख से एक्चुअली लेडी के ब्रेन तक जाता है, ठीक? तो जो लेडी का ब्रेन होता है वो इसको एनालाइज करता है कि यार ये जो ऑब्जेक्ट है ये काम का है कि नहीं, इसको खरीदना है कि नहीं खरीदना है। तो सपोज को लेडी के माइंड ने ये एनालाइज किया कि हाँ ये ऑब्जेक्ट तो काम का है, इसको खरीदने की जरूरत है, ठीक है, ये तो मेरे बच्चे के लिए काम का है, ठीक है। तो अब लेडी के ब्रेन ने लेडी के हाथ को सिग्नल भेजा कि यू हैव टू गेट अप एंड पिक दिस ऑब्जेक्ट। तो लेडी का हाथ जो है वो एग्जैक्टली उसी जगह पे जाता है और उस ऑब्जेक्ट को पिक कर लेता है। अब यहां पर कितनी साइंस यूज हो गई है आप सोच के देखो। एंड दिस इज एक्चुअली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पूरा एग्जांपल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का है। कैसे आंख ने देखा कि ऑब्जेक्ट यहां पे है, वो मैसेज समहाउ ब्रेन तक गया होगा, ब्रेन ने डिसीजन लिया कि ये खरीदना है, फिर उसने हाथ को ये ऑर्डर दिया कि आप जाके उस ऑब्जेक्ट को पिक कर लो। दिस इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे और एग्जांपल्स लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे आप ये देखो, ये क्रिकेट मैच हो रहा है और इस फील्डर ने वो बॉल कैच की। दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे फिर से मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे क्या हो रहा है कि आदमी की आंख ने ये देखा कि बॉल आ रही है, फिर ये जो मैसेज है कि बॉल आ रही है वो समहाउ ब्रेन तक गया होगा। ब्रेन ने डिसाइड किया होगा कि अच्छा इस बॉल को तो कैच किया जा सकता है, तो उसने हाथ को, इनफैक्ट हाथ को नहीं पूरे बॉडी को ये मैसेज दिया कि आप लोग मूव करो, इस तरह से मूव करो कि बॉल को एग्जैक्टली कैच किया जा सके। तो मैसेज लेके हाथ और पूरी बॉडी मूव करती है और बॉल को कैच कर लेती है, राइट स्टूडेंट्स? सो दिस अगेन एन एग्जांपल, अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फिर स्टूडेंट्स और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूं, तो ये देखो सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं। इस केस में आप देखो कि क्या हो रहा है। आप देखो इस आदमी की आंखों को देखो, उसने अपनी आंखें इतनी बंद सी क्यों कर रखी है? क्योंकि स्टूडेंट्स यहां पे क्या हुआ कि लाइट बहुत ज्यादा थी, ठीक है? तो ब्रेन ने डिसीजन लिया कि यार आंख की लाइट बहुत ज्यादा है तो आंख को थोड़ा बंद कर लेना चाहिए, तो आंख अपने आप ही बंद सी हो गई। तो अगेन एन एग्जांपल ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखो किसी भी हॉट चीज को जैसे ही हम छूते हैं क्या होता है स्टूडेंट्स? बिना सोचे समझे अपना हाथ हटा लेते हैं वहां से। तो क्या हुआ है यहाँ पे? कोई भी जैसे ही हम हॉट चीज को छूते हैं हमारा ब्रेन ये डिसीजन लेता है कि ये हार्मफुल है तो हमें अपना हाथ हटा लेना चाहिए। दिस अगेन एग्जांपल ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम डे टू डे लाइफ में रोज एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है? जब हम चलते हैं, मैं चल रहा हूं, तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मेरे पैर एक बिल्कुल सिंक में एक तरीके से मूव कर रहे हैं ताकि मैं आगे बढ़ सकूं बिना गिरे, राइट स्टूडेंट्स? मेरे हाथ में मूव करा रहा हूं, मैं मार्कर से यहां पे लिख रहा हूं। दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये सब कैसे होता है हमारे बॉडी में, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, एंड दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी सो फैसिनेटिंग एंड सो इंटरेस्टिंग। तो इसी के साथ हम स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे कि इस सिस्टम में जो हमारे बॉडी के अंदर चलता है, अभी भी चल रहा है मेरे बॉडी के अंदर, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं। तो स्टूडेंट देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो नर्वस सिस्टम का होता है वो आप बड़े आसानी से समझ जाओगे, दैट इज ब्रेन। स्टूडेंट्स आपको तो पता है कि ब्रेन इज सच ए इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी, सो इट्स अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, राइट? दूसरा जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है स्टूडेंट्स, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। ये जो लंबे से आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, दैट इज एक्चुअली स्पाइनल कॉर्ड एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या करता है, वो सब हम देखेंगे। आप देख सकते हो कि ये बॉडी के बीचों बीच से पास होता है, ऐसे बीचों बीच से पास होता है, और आगे नहीं होता है, पीछे की तरफ होता है, पीछे की तरफ होता है, जैसा कि यहां भी देख सकते हो, राइट? तो दूसरा हो गया स्पाइनल कॉर्ड, पहला हो गया ब्रेन। तीसरा जो पार्ट है नर्वस सिस्टम का, दैट आर नर्व्स। तो स्टूडेंट्स आप देखो, ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं जो पूरे बॉडी में फैले हुए हैं, स्पाइनल कॉर्ड से और ब्रेन से निकल रहे हैं, राइट? दे आर कॉल्ड नर्व्स एंड दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो हमारे नर्वस सिस्टम के तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, ब्रेन हो गया स्टूडेंट्स, स्पाइनल कॉर्ड हो गया और नर्व्स हो गए, राइट? अब देखो, इसके अलावा भी कुछ ऑर्गन्स हैं जो नर्वस सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हालांकि उसको बहुत क्लियरली नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं माना जाता है, बट स्टिल दे आर इंपॉर्टेंट। कौन से वो ऑर्गन्स हैं? ऐसे 5 ऑर्गन्स हैं स्टूडेंट्स। ये 5 सुन के आपको समझ में आ गया होगा वो कौन से ऑर्गन्स हैं स्टूडेंट्स।
सो आपको पता होगा वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी स्टूडेंट्स। कौन कौन से स्टूडेंट्स? देखो मैं लिखता हूं यहां पे, पहला है ईयर, राइट स्टूडेंट्स, दूसरा है आईज, और बताते जाए स्टूडेंट्स, नोज, और बोले, और स्टूडेंट्स टंग, नेक्स्ट वन स्किन। सो दीज आर 5 सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, और ये नर्वस सिस्टम में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे ईयर क्या करता है स्टूडेंट्स? आपको पता है कि ईयर जो है वो साउंड को सेंस करता है। आईज क्या करती है स्टूडेंट्स? वो देखने में मदद करती है, लाइट को सेंस करता है। नोज क्या करती है? स्मेल। टंग क्या करता है? टेस्ट को सेंस करता है। स्किन क्या करता है? टच को सेंस करता है। कोई चीज ने कुछ छुआ मुझे, ठीक है, किसी ने छुआ तो वो टच कौन सेंस करता है? स्किन। स्किन एक और भी काम करता है, वो टेम्परेचर को भी सेंस करता है। जैसे आप किसी गर्म चीज को छूते हो तो आपको पता चलता है गर्म है, ठंडी चीज को छूते हो तो पता चलता है कि वो ठंडी है, राइट। तो ये 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, ये काम करते हैं, और इनका ये जो फंक्शन है वो नर्वस सिस्टम को चलाने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। उसके बिना नर्वस सिस्टम चल नहीं सकता है। इसलिए हम सोच सकते हैं कि ये भी नर्वस सिस्टम के इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट एज सच अगर आपको एग्जाम में लिखने के लिए बोला जाए कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ नर्वस सिस्टम, तो आप इन्हीं तीनों का नाम लेना, क्योंकि जनरली किताबों में इसको प्योरली नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं बोलते हैं, दो दे आर इंपॉर्टेंट फॉर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। अब हमने ऑर्गन्स जान लिए, तो अब ये समझने का टाइम है कि ये सारे ऑर्गन्स मिलके कैसे नर्वस सिस्टम को चलाते हैं। तो धीरे धीरे हम समझते जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होता है? तो देखो रिसेप्टर्स जो है दे आर सम ग्रुप ऑफ सेल्स। वो क्या है? कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो इन सेंस ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स, ईयर जो है, ईयर, तो ईयर में कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनको हम रिसेप्टर्स बोलते हैं। और इनका काम क्या होता है कि इन्वायरमेंट में कोई साउंड से रिलेटेड चेंज हुआ, साउंड से रिलेटेड चेंज हुआ, तो उसको वो सेंस कर लेते हैं। कोई साउंड आई तो ये सेल्स जो है वो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं कि अच्छा कोई साउंड आई। वो ये भी डिटेक्ट कर लेते हैं कि अच्छा ये लाउड साउंड आई, ये कम लाउड साउंड आई, ये अच्छी साउंड आई, ये दूसरे टाइप की साउंड आई। तो ये सेल्स वो काम कर लेते हैं। सो दीज सेल्स इन दिस सेंस ऑर्गन आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। वैसे हर सेंस ऑर्गन में रिसेप्टर्स होते हैं स्टूडेंट। जैसे आईज की हम बात करें तो हमारे आईज में भी ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो लाइट को सेंस कर लेते हैं। वो ये पता कर लेते हैं कि लाइट ज्यादा है, कम है, किस कलर की है, राइट। सो दे आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। वैसे नोज जो है उसमें भी ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो स्मेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पता कर लेते हैं। टंग में ऐसे सेल्स होते हैं जो टेस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पता कर लेते हैं। वो पता कर लेते हैं कि जो हमने खाया वो मीठा था, खट्टा था, कैसा था। स्किन में ऐसे सेल्स होते हैं जो ये पता कर लेते हैं कि अच्छा किसी ने छुआ, नहीं छुआ, या टेम्परेचर कैसा है, कम है, ज्यादा है, राइट। तो रिसेप्टर्स क्या है? दे आर ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल दिस सेंस ऑर्गन्स एंड दे कैन एक्चुअली डिटेक्ट चेंज इन इन्वायरमेंट और दे कैन रिस्पॉन्ड टू चेंज इन इन्वायरमेंट। हम चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, वही बात मैंने लिखी है जो मैंने आपको बताया। तो रिसेप्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। वो इन सेंस ऑर्गन्स को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। उन रिसेप्टर से ही ईयर को ये पता चलता है कि अच्छा कोई साउंड आई और कैसी साउंड आई। उन रिसेप्टर से ही आई को ये पता चलता है कि अच्छा कोई लाइट आई तो कैसी लाइट आई। उन रिसेप्टर से ही टंग को ये पता चलता है कि कोई टेस्ट है तो कैसा टेस्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रही बात स्टूडेंट्स? और आप देखो ईयर में जो ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं फोनोरिसेप्टर्स। फोनोरिसेप्टर, फोनो वर्ड का मतलब ही होता है साउंड बेसिकली। आईज में ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, इनको बोलते हैं फोटो रिसेप्टर्स। फोटो वर्ड का मतलब होता है लाइट एक्चुअली। नोज में ये जो रिसेप्टर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। टंग में ये जो रिसेप्टर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। स्किन में जो होते हैं उनको बोलते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। आई होप यू गेट दिस। और ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम्स। फाइन स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे न्यूरॉन। तो देखो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ेंगे। जैसे मैंने रिसेप्टर्स बताया आपको, अब मैं न्यूरॉन बताने वाला हूं। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा और आप बाद में देखेंगे कि सबको कंबाइन करके कैसे कितने अच्छे तरीके से और बहुत मजे में हम पूरा नर्वस सिस्टम समझ लेंगे कि कैसे वो वर्क करता है स्टूडेंट्स। चलो स्टूडेंट्स, तो फोकस करते हैं अब इस न्यूरॉन पे। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको ये तो पता है ना कि हमारी पूरी बॉडी जो है वो सेल्स से बनी हुई है। कोई भी ऑर्गन उठा के हम देखेंगे तो वो एक्चुअली सेल्स से बना हुआ है। तो वही चीज ट्रू है हमारे नर्वस सिस्टम के ऑर्गन्स के साथ भी, राइट। जैसे आप इन नर्व्स की बात करो तो ये जो नर्व्स है वो भी सेल्स से बने।
तो जिस टाइप के सेल से वो बने हुए ना वो एक्चुअली न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन एक टाइप का सेल है बेसिकली। वो नॉर्मल सेल से थोड़ा सा अलग होता है। कैसे अलग होता है वो मैं आपको बताऊंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा, बट है वो एक टाइप का सेल ही स्टूडेंट्स। ठीक, जैसे ये नर्व जो है वो पूरी तरीके से न्यूरॉन्स से बने होते हैं, उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं और उन सेल्स का नाम है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स, इनफैक्ट स्टूडेंट जो ब्रेन है उसमें भी न्यूरॉन्स होते हैं बहुत लार्ज अमाउंट में, और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें भी न्यूरॉन्स होते हैं बहुत लार्ज अमाउंट में, राइट स्टूडेंट्स। तो न्यूरॉन्स आर एक्चुअली, हम लिख भी सकते हैं, न्यूरॉन्स आर द टाइप ऑफ सेल्स फाउंड इन द ऑर्गन्स ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स। तो कई बार न्यूरॉन को यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो तो सारे ऑर्गन्स में प्रेजेंट है नर्वस सिस्टम के। सो न्यूरॉन इज कॉल्ड यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, राइट स्टूडेंट्स। तो चलो अब देखते हैं कि ये जो न्यूरॉन है वो कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, तो ये है हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये एक सेल है स्टूडेंट्स। सेल देखो, जनरली जब मैं सेल की बात करता हूं तो आपको इस टाइप का सेल दिमाग में इमेजिन होता होगा, क्योंकि बॉडी में ज्यादातर जो सेल्स होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, इस स्ट्रक्चर के होते हैं, राइट। पर आप देखो ये जो न्यूरॉन सेल है वो थोड़ा अलग है, उसकी ये टेल टाइप जो स्ट्रक्चर है वो तो आपको बिल्कुल ही अलग दिख रही होगी, राइट स्टूडेंट। तो इसलिए आपको बोल ही रहा था ना कि न्यूरॉन थोड़ा अलग टाइप का सेल होता है। तो ये है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अब देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो पहले आप ये वाला जो उसका पार्ट है वो देखो, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होता है वो नॉर्मल सेल से मिलता जुलता होता है। उसमें आप देखो बीच में एक न्यूक्लियस है, ठीक है। फिर यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, ठीक है, जैसे कि नॉर्मल सेल में होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हम बोलेंगे कि सेल की बॉडी है। क्या है ये? सेल की बॉडी। अब देखो इसमें आप जो नई चीज देख पा रहे होगे कि इसमें ये ऐसे ना एक्सटेंशंस निकले हुए हैं, ठीक है, फाइबर टाइप एक्सटेंशंस निकले हुए हैं। इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स जो यहां से निकले होते हैं, डेंड्राइट्स। इनका क्या रोल है मैं आपको बताऊंगा। फिर आप देखो यहाँ पे एक टेल टाइप स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं एक्सॉन, ठीक है। और फिर आप देखो ये उसका एंड पॉइंट है स्टूडेंट्स, ठीक, इसको बोलते हैं एक्सॉन एंड्स। समझ में आ रही बात? तो स्टूडेंट्स आप देखो ये जो सेल है इसके 3 पार्ट्स हैं, ऐसा बोला जाता है। फर्स्ट पार्ट क्या है? सेल बॉडी, जो कि नॉर्मल सेल जैसा है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सब है। दूसरा पार्ट क्या है स्टूडेंट्स? डेंड्राइट्स, जो मैंने आपको बताया, डेंड्राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, लुक एट द स्पेलिंग, डेंड्राइट्स। और थर्ड पार्ट क्या है स्टूडेंट्स? ये जो है पूरी टेल, दैट इज एक्चुअली एक्सॉन। सो दीज आर द 3 पार्ट्स इन विच you can actually think of this entire structure of a neuron, right? तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स हेलो, तुम लोगों को ये दिखाई दिया? Yes, sir. Okay, you have understood this. This is I already showed this before, right? So this is just Yes, okay. So one last video I'll just show. Okay. Okay, this part. So once you do this, then we'll start just discussing. Has your brain ever wondered what the parts of the brain are and what are their functions? Well, that's basically what we're going to talk about in this video. So what you're looking at is a section of your brain. And to make sense of this, let's say you could see someone's brain from the top. Then you would be able to see the 2 hemispheres like this. Don't worry, this is not a brain, this is just a walnut. It looks very similar to the brain. But let's say these are 2 hemispheres. Now, imagine you cut this walnut, and then you look at the inside side of this one. Then you would see something like this, right? The inner side of one of the halves. Well, that's basically what we're looking at. It's the inner side of one of the hemispheres, okay? So let's get rid of that and look at the different parts. We can broadly divide our brain into 3 parts. The forebrain, which is this big yellow section. The midbrain, which is this tiny pink section. And the hindbrain, or the lower brain, which is this blue section. Usually when we say humans have big brain, we're basically talking about this forebrain section, okay? And then the midbrain is actually the beginning part of the brain stem. Brain stem is on top of which the forebrain sits. The brain stem connects the forebrain to the spinal cord. This continues as the spinal cord.
So the beginning section of that brain stem is what we call as the midbrain. And then the later section of the brain stem is a part of the hindbrain, right? This is the hindbrain. And the hindbrain also consists of this section. You know, this itself looks like a mini brain all by itself, but that and the remaining portion of that brain stem is basically what we call the hindbrain. Okay, so what are the functions of them? Before we get into the details, to get a broad sense of what these parts do, we can think that the forebrain is responsible for all the voluntary functions, and the midbrain and the hindbrain together are responsible for all the involuntary functions. So when I say voluntary, think about all the actions that you carry out consciously by thinking about them, like to take a walk, or maybe to talk to someone, or decide to watch this video about brains. So all of that is from your forebrain. And of course, we'll talk more details about that in a second. And when I say involuntary functions, there are some functions that are happening in your body which are not in control, which you're not in control of. For example, your heart beating, or maybe your digestion. You're not in control of those, right? So those are mostly taken care by your midbrain and the hindbrain. So how do we remember which part does which? Well, the way I like to think about it is I remember that, you know, what makes humans special is their big brain, big forebrain. And I remember that we have this amazing intellectual ability, right? Our intelligence. So forebrain gives us our intelligence. So it's because of that I can do all my thinking and all my decisions, and also I can walk and talk because of this. So that's how I basically remember forebrain controls voluntary actions. With this in mind, let's look at the functions and the parts in a little bit more detail. So let's zoom out a little bit, and I've made some space so that we can write more parts. So let's start with the forebrain. If you look at the forebrain, you can again kind of see two sections of it. The outer section, which contains a lot of folds, and the inner section. Let me shade that inner section a little bit darker so we can identify that. So the outer section, right, this big giant outer section, it's called the cerebrum. The cerebrum. This whole outer section, which I have colored with light yellow, is the cerebrum. And we're not going to look at further parts of that, okay? So that's the outer section for us. If you look at the inner section, we're going to look at three parts of the inner section, okay? One part, which is over here. So let me put an arrow mark like this. Then one part, which is a little below that, which I'm going to write over here somewhere. Okay, wait a second. Yeah, let me write that over here. And this small thing that you can see, that one. These are the three parts that we need to remember, at least for our syllabus, okay? So this one, you know what we call that? That is called the thalamus. Let me use this color, okay. It's called the thalamus. And these are all Greek names, okay, so it will not make sense to us. But I looked up, thalamus kind of means an inner portion or inner region. And that's basically what this is, right? It's the inner region of our forebrain. So the part that comes below that is called hypothalamus. So the next part is hypothalamus. And hypo kind of means lower, so it's the lower part of the thalamus, hypothalamus. And this last part, which we'll be interested in, this one, this small thing that you can see over here, that is called the pituitary gland. Pituitary gland, right? This part over here, okay? So these are the four parts of our forebrain. So these are the only parts that we'll concentrate on. So let me just put them together. So this is your forebrain parts. All right, so what do they do? What are their functions? We don't have to look at the individual functions. We don't have to do that. But the forebrain as a whole, what does it do? Well, one of the things, like we already said, voluntary functions. But again, let's dig a little deeper. What does it do? Well, one of the things that you can think of is thinking, right? And when I say thinking, I'm including a lot of things over here because there's not much space. Thinking, your learning ability, your speech, language, all of that
all of that comes from your forebrain. But what else? To think about what else your forebrain can do, take a look at this picture. The reason you are able to see this is because of your forebrain. You may be wondering, wait, it's my eyes, right? It's eyes. But the eyes send the signal to the brain, and it's your forebrain that does the processing, and that's why you can see it. Similarly, you can hear me right now because of your forebrain. All the 5 senses, you can sense them because of your forebrain. And so, one important function of your forebrain is sensing. Let me just write that as sensing. Okay? What else? Well, you identified this picture, right? It's a puppy. Did you confuse it with something like maybe a donkey or tiger? No. The reason you can even remember it's a puppy is because of your memory, because you know what puppies look like and you can associate with it. So that also comes from your forebrain. Memory, learning, all of that comes from your forebrain. Now, when you looked at this puppy, some kind of emotion came in, right? Like you may have felt, oh, what a cute puppy. You may have felt happy looking at it. Maybe if I showed you some different picture, maybe if I showed you some scary picture, you would experience fear, right? So all the emotions, they too come from your forebrain. All your emotions, including love. That's right, love does not come from the heart, it comes from your forebrain. In fact, fun story, the other day my wife asked me, hey, how much do you love me? I said, I love you with all my forebrain. Yeah, she hasn't spoken to me since, but it was worth it. All right, now besides these, there are also other things that the forebrain does. Some of the feelings that you get, like for example, the feeling of hunger, the feeling of being sleepy, thirst, or maybe, after you have finished a meal, the feeling of fullness. All of that also comes from your forebrain. Actually, that comes from this part of the forebrain, but we don't have to remember all those things. So these are some of the functions of your forebrain. So what's next? We're not going to look at the parts of the midbrain. It's a tiny section. We'll not look at its parts. So let's jump directly to the hindbrain. If you look at this brain stem over here, the bluer section, you can actually see 2 distinct regions over there. So one region, one lump over here, and one more here, right? So this one, let me use a different color. Right, so this one over here, it's called pons. That's the name given to it, pons. Again, I know, little weird name. It's Latin, again, it means bridge. It's kind of like bridging between the middle brain and this bottom part. That brings us to this bottom part, which is pretty important for us. The bottom one is called, let me write that down over here. It's called medulla oblongata. Okay, we're going to look at its functions separately. And then you can look at this big region. Let's make it dark so we can see that. So this region, which kind of looks like a brain on its own, is called cerebellum. Do not confuse that with cerebrum. Cerebrum is the biggest part of our brain. Cerebellum, that's the name given to this. So these three regions are going to be the part of our hindbrain. So these are hindbrain. And since we're not going to look at the parts of the midbrain, this is it. This is all the parts that we need to remember. So again, what are the functions of the hindbrain? We already saw it's involuntary, but let's look at the individual one. Let's look at medulla oblongata and the cerebellum. These two are important for us. So what does the medulla oblongata do? Well, again, it controls most of the life-giving involuntary processes. Okay, so we'll say life-giving involuntary processes. I'll just write involve, okay? Involuntary processes. That means these are the most essential for life, like your heart beating, your breathing, digestion, all of those essential things are taken care by your medulla oblongata. Along with that, it also controls some of your reflexes. Now, if you've studied about reflexes before, you may be wondering, hey, isn't that controlled by your spinal cord? Yes, some of them are controlled by the spinal cord, but some of the reflexes, like your sneezing, coughing, those are controlled by your medulla oblongata, all right? The idea is
the reflexes are not controlled by your thinking part of the brain. None of the reflexes are controlled by the forebrain. That's why they're even called reflexes. But the medulla does control some of your reflexes as well. So these are the two major functions of the medulla. Okay, what about the cerebellum? It's getting a little crowded. I hope you can see them apart. So again, I'm going to put some division over here. Anyways, so what does cerebellum do? Well, cerebellum also has some involuntary function, but it's a little different. One of its function is to maintain balance. Balance. Now, what I mean by this is, if you want to do even the simplest of the simplest tasks, like walking or maybe holding a cup, these things requires careful calculation, coordination. You have to think about where the gravity is and all of those stuff, right? If you try to build a robot, it's then you actually see how complicated those things are. But we do it with ease. That's because of our cerebellum, because it is the one that maintains balance. And along with that, another major function is motor memory. Motor memory. What's that? Well, think of riding a bicycle. With the first time when you were trying to learn the bicycle, you were using a lot of your forebrain. You were learning. You were learning to get balance. You were learning how the pedal works. You were learning maybe how to do the tring and everything. All those things you're learning. But once you learned that, once you've done enough practice, now when you want to ride your bicycle, you don't even think about it. We say it has become our second nature, right? All of things happen automatically. How? It's the cerebellum. That's what we call as motor memory. Another example could be, let's say when you're typing on a keyboard, if you have enough practice, you don't have to look down anymore. You don't have to worry about which keys are where. It just automatically happens. Motor memory. So all those things are controlled by the cerebellum. And you know how I can remember this? I remember this by remembering that, when people drink alcohol, it's their cerebellum that gets affected. Think about it. If your cerebellum gets affected, your balance gets affected. And that's why people who are intoxicated, they can't balance themselves. They will be walking funny and everything. They may no longer be in a position to ride a bicycle. This is actually one of the reasons why we say don't drink and drive, because your motor memory gets affected. So even the most basic things that usually we think it's easy for us to do, like while driving, that gets affected. All right. So that's how I remember the functions of the cerebellum. All right. So finally, you may be wondering, what about the midbrain? So this is our midbrain, right? We're not going to look at the parts of the midbrain. Midbrain also controls some of the involuntary functions. For example, when you shine light in your eyes, your pupils become smaller. That is controlled by your midbrain. So the midbrain also controls some of your involuntary functions, but we're not going to look at that. And this is pretty much it for us. Now, since this screen itself contains the entire summary, why don't you try pausing the video and then revise and then see if you can recall all the parts and the functions without looking. Hello. 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 Yes, sir. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Yes, sir. So, did this video help you guys to understand better? Yeah. Yes, sir. Okay. But यहाँ पे थोड़ा सा समझ दिया हुआ है. मिड ब्रेन में वो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड दे दिया है. मतलब बुक के वो जो पिक्चर, बुक का जो पिक्चर है, हाँ. वहाँ पे मतलब मिड ब्रेन में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड सब कुछ दिया हुआ है एक साथ ही. हाइपोथैलेमस मतलब मिड ब्रेन में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड दिया. इसलिए मुझे सुनाई नहीं दे रहा है. मास्क मिड ब्रेन में क्या हुआ? हाइपोथैलेमस और व्हाट दे हैव गिवन? पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके. ये कौन सा चैप्टर था? दिस वाज 7 राइट? नहीं, कितना कौन सा था? 7 yeah. Class 10 chapter 7. Okay. We don't have much time then also. Let's check. We have 1 minute only. Can you guys what say log in? No need, leave it. So 1 minute में हो ही जाएगा. What they're saying, you're saying that hypothalamus and
pituitary gland are the Pituitary part gland of is given in the midbrain itself. other parts of midbrain. Yeah, in the picture it is given. Okay. In the picture it's given Page midbrain का part. 118. Yeah, I got it. तो यहाँ पे midbrain बोल के कहाँ पे बोला? ये white part. हाँ, तो वहां पर ही वो midbrain का ही part होगा क्या hypothalamus और pituitary gland? no. See, you actually if you see the video, I don't know if YouTube में I think उसमें कुछ वो आ जाएगा, ठीक है? Copyright का problem आ सकता है. But then also I'll try to upload it. You see, when he has divided ना, कहाँ गया यार? देखो, ज़्यादा time नहीं है फिर भी. See, when he have divided that, okay. See, if you see here, maybe this is something like this is a part of the midbrain or something like that. Okay. So if you see here, okay, they have said this part is the midbrain, right? I think in the video also it is said this is the part of the midbrain. This is the midbrain, and what stuffs, what is present here, they have explained it. See, according to the, we generally don't use this what is it, options called forebrain, midbrain, hindbrain. We generally don't say it. Okay, this is just for your understanding, so that you can understand where these places are. Okay, where these parts are in the brain. Is it in the front side, is it in the middle side, or is it in the lower side or the hind side? Now we generally call it, we divide the brain into 4 lobes. Okay, temporal lobe, occipital lobe. So we divide it like that. It will be something like that. Then this part, this part, this part. It will be something like that. But for your understanding, we divide it into some what to say, easy parts. Okay. Now I think her question was that this hypothalamus and pituitary gland is a part of the midbrain because they have shown this one is the midbrain. Okay, but they have not said that these parts are the midbrain. Dekho, if they would have said it's the part of the midbrain directly, they would have mentioned it. See here, yeah, it is forebrain, right? They have already told that this is the forebrain. मतलब यहाँ पे जो भी है, this is इतना तक सब forebrain है ना? They have said that this part is forebrain. Okay, and if you see the video, you'll understand that it is, if you divide, okay, if you take our brain, suppose the brain, if you cut it into 2 parts, okay, जो अंदर से तुमको दिखाई देगा ना, okay, तुमने ब्रेन को लिया, you have cut it into 2 parts, तो अंदर से जो तुमको दिखाई देगा, एक साइड का जो व्यू होगा अंदर से, so this is that view, ठीक है? And यहाँ पे देखो, if they would have said that this hypothalamus and pituitary were parts of midbrain, they would have mentioned it in the diagram. Like they have mentioned here, hindbrain में pons, medulla, cerebellum आता है, ठीक है? So just to be clear, I'll show you one thing. One more thing, I'll show you. Okay, just a second. Nina is here. Nina Sharma. Okay. Yeah. Try to understand it. Last time भी तुम्हारा ये problem था. You have not understood it properly. So try to understand it now. What I have explained in that book, you have seen, right? If you see, if you zoom this one now, you can see here, which is the forebrain. See this part. This is the forebrain, right? This is the forebrain. These are the parts of the hindbrain, and this is the midbrain. तो बोला है in the forebrain में क्या क्या आएगा? देखो, the structure in the forebrain include cerebrum, thalamus, hypothalamus, pituitary gland, limbic system, and the olfactory bulb. Okay.
This is the forebrain of the structures include these things. Then midbrain में आ गया various cranial nerves. ठीक है, ये सब तुम लोग को जानने की जरूरत नहीं है, but since you have asked, I have shown you. Hindbrain में आएगा ये medulla pons, cranial nerves और back part of the brain, which is cerebellum. ठीक है. Now, if you want to see what are these parts, the same things you can see here. देखो, these are parts of the pituitary, hypothalamus. They are the parts of the forebrain. They are the parts of the forebrain. Okay, and midbrain में ये part रहता है, ये part. ठीक है, if you zoom it, you will understand. And ये जो pons, medulla, ये सब है cerebellum में, these are the parts of the hindbrain. समझ में आया? It will be clear for you. Yes, sir. So remember this. Don't confuse it again. Okay. I'll show you your book once again so that you guys can confirm it. देखो, अगर midbrain का part ये चीज होता, then they would have mentioned this one. Hindbrain का part है जैसे pons, medulla and cerebellum. They didn't mention these two parts as a part of midbrain. Okay, these are the parts of the forebrain only. समझ में आया? Naina Yes, Sharma? sir. Yeah, Yes, sir. parts are, yeah. So midbrain they have shown separately, and there also I think in the video also it is shown like that. Yes, sir. Okay, chalo. Till then, bye bye. Thank you.